चलो साहब, आज शुरू करते हैं हम RS मेंस पेपर 4 हिंदी। ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी अपनी, उसमें हिंदी पढ़ेंगे हम। हिंदी के अंदर क्या क्या मिस्टेक होती है, कैसे कैसे ध्यान रखना है, और किन चीज़ों को सुधार कर और अच्छे हिंदी में मार्क्स लाए जा सकते हैं। देखो, दो चीज़ें हैं। एक तो होता है ज्ञानी बनना, एक होता है एग्जाम में प्रश्न सही करना। दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है। तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा अधिकतम मार्क्स लेके आना। अगर मैं यहाँ खड़ा होकर अपने ज्ञान की सेकी बगैरूँ, फलाना होता है, ढिगड़ा होता है, ऐसे होता है, तो उसमें और आपके मार्क्स नहीं आए तो फिर वो जीरो है, शून्य है वो चीज़। ठीक है। तो अगर शून्य से अनंत की तरफ जाना है तो ज्ञान के साथ में दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ज्ञान तो है ही है, ज्ञान के साथ ये भी ज़रूरी है कि किस प्रकार से हम उसके अंदर अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरी यहाँ सबसे बड़ी ड्यूटी रहेगी, वो यही रहेगी, आपको ये बताना कि कहाँ हम कैसे मिस्टेक करते हैं और उनको कैसे सही करना है। दो चीज़ें। ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं हम। तो देखो, आज सामान्य बात करेंगे हम। पहली क्लास है हमारी। हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। तो बताइए मुझे आप, क्या परिभाषा होती है भाषा की? जो बोलोगे आप सही बोलोगे। भाषा की परिभाषा क्या होती है? किससे बोलते हैं भाषा? भाई कुछ तो होता होगा ना। हिंदी भाषा हो गई, अंग्रेजी भाषा हो गई, इनका हम उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों इसको यूज में लेके आते हैं? तो क्या परिभाषिक रूप होगा इसका कि साहब हमारे जो विचार है, इस विचारों का हम क्या करते हैं? विनिमय। उस विचार विनिमय का वाचिक एवं लिखित जो माध्यम है, वह माध्यम क्या है? भाषा है। कैसा माध्यम? वाचिक एवं लिखित। किसका? विचारों के विनिमय का। विनिमय किसको बोलते हैं? व्यापार को। विनिमय किसको बोलते हैं? व्यापार को। व्यापार में क्या होता है? इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, यही होता है ना, आदान प्रदान। तो यहाँ किसके आदान प्रदान की बात हो रही है? विचार के। जो हमारे विचार है, इस विचार का जो हम विनिमय करते हैं, इनका जो हम आदान प्रदान करते हैं, उस विचार विनिमय का कैसा माध्यम? वाचिक एवं लिखित माध्यम। क्या होता है? भाषा। अब देखिए, एक शब्द है बीच में, एवं। ये आपने कई जगह देखा होगा, एवं, या आपने और भी देखा होगा, या आपने तथा का प्रयोग भी कहीं देखा होगा, या, अथवा, वाह, ये आपने कई जगह देखे होंगे हिंदी के अंदर। जैसे अंग्रेजी में अपने कंजक्शन होते हैं, वैसे हिंदी में होते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, जो दो को जोड़ने में काम आते हैं, चाहे शब्द हो चाहे वाक्य हो। ठीक है। तो इनका प्रयोग कहाँ कैसे होता है? क्या ये सब एक जैसे ही हैं या अलग अलग हैं? या दो को अलग करने के अर्थ में होता है, दो को जोड़ने के अर्थ में होता है? किस अर्थ में क्या प्रयोग होता है इनका? तो देखो, इसको इंग्लिश में इसको क्या लिखते हैं इंग्लिश में, और इसको भी क्या लिखते हैं, और इसको भी क्या लिखते हैं, और इन तीनों का प्रयोग तो एक जैसा ही होता है। लेकिन इन तीनों की बात करते हैं, इसको क्या लिखते हैं? एंड। इसको क्या लिखते हैं? एंड। और इसको क्या लिखते हैं? CUM। तो देखो आप, ये दो अलग है और ये एक अलग है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें एवं में और में अंतर करना। एवं में इसको क्या बोलते हैं? CUM, कम। आपने देखा होगा जनरली जो ट्रांसफर एप्लीकेशन लिखते हैं हम TC के लिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए इंग्लिश में, तो क्या लिखा होगा आपने स्कूल टाइम में? मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। बीच में क्या आता है? कम। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों चीजें जरूरी है, दोनों चीजें अपरिहार्य है। मार्कशीट भी चाहिए और सर्टिफिकेट भी चाहिए। अगर दोनों होंगे तभी क्या मिलेगी आपको? TC मिलेगी। दोनों में से एक हो तो काम नहीं चलेगा। तो एवं का प्रयोग कहाँ होता है? जब दोनों वस्तुएं, जो दोनों चीजें हैं, दोनों अपरिहार्य हो। ए और बी, ए एवं बी, क्या फर्क हो दोनों में? जहाँ ए और बी दोनों की जरूरत है, वहां तो क्या आएगा बीच में? एवं। अब मैंने कहा भाई राम और श्याम, भाई शादी में कौन कौन आ रहे हैं? राम और श्याम आ रहे हैं क्या? हाँ भाई, राम और श्याम दोनों आ रहे हैं शादी के अंदर। या क्या कहेंगे? राम आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। मतलब अगर राम अकेला आएगा तो भी शादी में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर दुल्हा एवं दुल्हन है तो दोनों जरूरी है, एक से शादी होगी नहीं। कहने का मतलब यह है कि जब दोनों चीजें अपरिहार्य हो तब बीच में किसका प्रयोग होता है? एवं का प्रयोग होता है। जब भी आप लिखने में प्रयोग करो, चाहे निबंध लेखन हो चाहे पल्लवन हो, खास तौर से निबंध और पल्लवन के अंदर। ठीक है। और पत्र लेखन में जब शासकीय पत्र लिखते हैं तब
कहीं की दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, दोनों बातें उनके बीच में आपको क्या लिखना है, और नहीं लिखना है, क्या लिखना है, एवं लिखना है। क्योंकि जो आपकी कॉपी चेक करने वाला है, जो आपकी हिंदी की कॉपी चेक करने वाला है, उसको एवं शब्द बहुत अच्छा लगेगा और आपके एक शब्द ही आपके वहाँ मार्क्स बढ़ाएगा। तो छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है साथ में आपको। तो बात करते हैं वापस भाषा की। क्या परिभाषा हुई, विचार विनिमय का वाचिक एवं लिखित माध्यम क्या होगा, भाषा। तो फिर एक शब्द आता है बोली। ये क्या भला होती है साहब, किसको बोलते हैं बोली, बोली क्या होगा, बोली होगी बोलचाल की भाषा। अगर मैं एक सिंपल रूप से लूं, क्या होगी, बोलचाल की भाषा। अब यहां एक सवाल है मेरा आपसे, तो कैसा भाषा और बोली में क्या अंतर होगा, भाषा और बोली के बीच में क्या अंतर होगा। तुम पहले अंतर की बात कर रहे हैं, तो वो क्या अंतर होगा, क्षेत्र का, एरिया। तो देखो आपके सामने दो चीजें हैं, हिंदी तो हो गई भाषा और मारवाड़ी होगी बोली। अब आप जो दोनों में अंतर होगा वही अंतर यहां होगा। किसका क्षेत्र बड़ा है, हिंदी का या मारवाड़ी का, ऑब्वियस बात हिंदी का ही होगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं भाषा का, भाषा का क्षेत्र कैसा होता है, विस्तृत, और इसका ऑपोजिट क्या होगा, बोली का कैसा होगा, सीमित। भाषा और बोली। अब क्षेत्र से है तो एक प्रश्न होता है, हिंदी भाषी क्षेत्र, हिंदी कहां कहां बोली जाती है, हिंदी भाषी क्षेत्र। हिंदी भाषी क्षेत्र कौन से होंगे, पता है साहब, कहां बोली जाती है हिंदी, पूरे भारत में, उत्तर भारत में, और कुछ नया आंसर कुछ। तो हिंदी पूरे भारत में या उत्तर भारत में नहीं बोली जाती, हिंदी बोली जाती है 9 राज्य और दिल्ली के अंदर। यहाँ बोलने का अर्थ ये है, बोलने ऐसा नहीं मैं तमिलनाडु में हिंदी बोल दी, कोई भाई देखो साहब तमिलनाडु में किसी ने हिंदी बोल दी, ऐसा नहीं। बोलने का मतलब यहाँ है कि वह क्षेत्र जहाँ राज कार्य में भी हिंदी का प्रयोग होता है। जैसे हम देखो अपने कोरोना काल था, या जब भी एग्जाम होते हैं, या जब भी कोई धारा 144 लगती है, ऐसा कोई शासकीय आदेश होता है, तो वो अपने राजस्थान में किस में आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। वहीं अगर गुजरात है किस में आएगा, गुजराती और इंग्लिश में। महाराष्ट्र है तो मराठी और इंग्लिश में। तमिलनाडु तो तमिल और इंग्लिश में। पश्चिम बंगाल है तो बंगाली और इंग्लिश में। कहने का मतलब यह है जहां राजकार्य की भाषा हिंदी है वहां केवल हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। तो उन क्षेत्रों को क्या बोलेंगे, हिंदी भाषी क्षेत्र। तो ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां हिंदी का प्रयोग होता है राजकाज में, वो केवल 9 राज्य और दिल्ली है। ये भी कोई रटने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग जब आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो अपने लिए सामान्य सी बात है कि उन राज्यों के बारे में पता करना। कैसे, देखिए आप 3 राज्य हैं, राज्य पुनर्गठन में 3 के 6 बन गए थे 2001-2 के आसपास। कौन कौन से थे बताओ। उत्तर प्रदेश से क्या बना था, उत्तराखंड। बिहार से झारखंड। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से क्या होता है, छत्तीसगढ़। 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, अब 3 पीछे कौन से हैं, देखो मैप में तीनों कंटिन्यू है, हिमाचल, हरियाणा और राजस्थान। बिल्कुल सीक्वेंस है। अगर हम इंडिया के मैप की बात करते हैं तो हिमाचल के बाद क्या आता है, अब यूं नहीं सर पंजाब भी आता है, नहीं सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, हिमाचल, हरियाणा और राजस्थान प्लस दिल्ली, 9+1। ये क्या है, हिंदी भाषी क्षेत्र जहां हिंदी बोली जाती है। अब देखें फिर आगे दूसरा अंतर, वो है व्याकरण, जो हमारे सिलेबस में 50 नंबर की व्याकरण। भाषा का व्याकरण होता है जबकि बोली का कोई व्याकरण नहीं होता। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्या सर ये तो हमारे कोर्स में नहीं है, सीधे संधि है। अब देखो भाई, जब सीधे संधि पढ़ेंगे तभी गलती होती है। सबसे बड़ी गलती क्या है कि हमें किसी सब्जेक्ट का बेसिक्स नहीं आना। अब आ तो का गड़ नहीं रहे अब, और बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, तो वो चीज़ें नहीं होगी। और ये जो बातें हैं, क्योंकि आजकल भाषाई मुद्दा बहुत अधिक चल रहा है, हो सकता है आपके निबंध भी वैसा ही हो, तो ये सारी बातें वहाँ काम आती है कि भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। एक बोली से तो भाषा बनती है,
राजस्थानी और भोजपुरी की बात चल रही है, आपका सवाल आगे क्या करोगे, ये बातें याद रहेगी तो उसमें भी लिख पाओगे आप। फिर अगली देखिए आप व्याकरण। व्याकरण के बाद में शब्दकोश। भाषा का शब्दकोश होता है जबकि बोली का कोई शब्दकोश नहीं होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं आगे, तो लिपि। लिपि किसको बोलते हैं? भाषा का लिखित रूप। भाषा की लिपि होती है जबकि बोली की कोई लिपि नहीं होती। और लास्ट अंतर करते हैं तो वो है साहित्य का, लिटरेचर का। कैसा भाषा में साहित्य होता है, कितना होता है, तो कैसा समृद्ध साहित्य होता है, जबकि बोली में साहित्य कितना होता है, आंशिक या न के बराबर होता है। ये अंतर होता है थोड़ा बहुत। ये भाषा और बोली के बेसिक अंतर होते हैं। इन्हीं बातों को लेकर ही भोजपुरी और राजस्थानी की बात चल रही है कि इनको भाषा का दर्जा दिया जाए। लेकिन चलो चल रहा है मामला, देखते हैं क्या होता है। तो ये पहली बात की अपन ने कि भाषा चीज़ क्या होती है और बोली क्या होती है। अब यहाँ अपने लिए इंपॉर्टेंट बात क्या ही, एक तो एवं शब्द आया बीच में। एवं और का अंतर आपको पता करना है। हर जगह और नहीं लगाना है और हर जगह एवं भी नहीं लगाना है। यूँ नहीं मर्जी से लगा रहे हो, याद आ गया तो एवं लगा रहे हैं, याद आ गया तो और लगा रहे हैं, कभी तथा लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। और या, अथवा और वा तीनों का प्रयोग होता है जब दो के अलग करने के अर्थ में। है कंजक्शन नहीं है, समुच्चय बोधक की, ए या बी। जब कभी ऑप्शन दिया जाए किसी चीज के अंदर, विकल्प दिया जाए, उसमें किसका प्रयोग होगा? इनका, या अथवा या वा का प्रयोग होगा। अब देख, इसमें एक शब्द है बीच में, लिपि। ये रहा ऐड, यहां से होगा। एक शब्द क्या आया इसमें? लिपि। अब ये लिपि शब्द जो है ये सब सुधी में पूछा हुआ है, कैसे लिखा जाता है लिपि? पता नहीं कैसे ली है, कहां से भी है। देखो आप, सही कौन सा है? पहले वाला सही है, बाकी तीनों गलत है। दोनों मात्रा कैसी होगी? लघु होगी। अब इसका इंपॉर्टेंट क्या है? एक शब्द है जो एक बिफोर अरेंजमेंट्स में आया था, पिछले से पिछले वाले में, प्रतिलिपि। ये लिखा हुआ सही है गलत है? सही कौन सा है? पहले वाला या बाद वाला? तो ये सही है। अब इसमें गलती क्या होती है? जब इसको ऐसे लिखा जाता है तब हम देखते हैं कि यार मात्राएं तो तीनों छोटी आ रही है, तो सेट नहीं हो रहा, बिल्कुल जच नहीं रहा है, तो ये थोड़ी सही थोड़ी होगा। इसका ध्यान रखना आप। एक मेरे मित्र ने गलत किया थे, अलग इंग्लिश मीडियम से थे। इंग्लिश मीडियम का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम से हिंदी आती नहीं होगी, हिंदी अच्छी थी उनकी, लेकिन फिर भी कन्फ्यूज हो गए थे वो, क्या भाई यार तीनों मात्राएं छोटी थी, सेट नहीं हो रही थी। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना है। प्रति में छोटी की मात्रा होती है और लिपि में मात्रा दोनों कैसी होती है? छोटी होती है। तो लिपि किसको बोलते हैं? लिपि होता है लिखने का तरीका, किसी भाषा को लिखने का तरीका। अब देखो, कुछ भाषा और लिपि है, इनके बारे में बात करते हैं हम। जैसे एक लिपि है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि कौन कौन सी भाषाएं आती है इसमें? सामान्य बात करें, भाषा विज्ञान की बात नहीं कर रहे, सामान्य हिंदी की बात, सामान्य किसी भाषा की बात, जो हमें, अगर हम किसी भाषा को पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप इंग्लिश भी तो है, किसी भाषा को पढ़ रहे हैं तो ये सामान्य जानकारी हमें उसके अंदर होनी चाहिए, उनके बारे में पता होनी चाहिए। तो देवनागरी लिपि में एक तो आती है संस्कृत और हिंदी, मराठी और नेपाली। अब देखो ये शब्द कैसे बनते हैं, देखना आप। ये आपके देखो, हम जो ग्रामर पढ़ेंगे व्याकरण, इसके अंदर मूल रूप से दो बातें सिखाऊंगा मैं आपको। एक शब्द को तोड़ना, दूसरा शब्द का वाक्य प्रयोग करना। अगर हमें शब्द को प्रॉपर तोड़ना आता है और उस शब्द का वाक्य प्रयोग करना आता है तो हमारे लिए हिंदी पढ़ना या हिंदी जानना या हिंदी के प्रश्न करना बहुत ही आसान हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या यही है, ना हमें शब्द को ढंग से तोड़ना आता है, ना उसका वाक्य प्रयोग करना आता है, क्योंकि उसके बारे में जानकारी नहीं होती, डरते हैं हम करने से। जैसे देखिए आप, देवनागरी कैसे बना होगा शब्द, देखो जनरल बात करते हैं हम। एक शब्द है नगर और मैंने उसमें अप्रत्यय लगाया। क्या लगाया उसके अंदर? अप्रत्यय। जब किसी शब्द में प्रत्यय लगाया जाएगा तो पहला काम क्या होगा? मूल शब्द के अंतिम वर्ण में स्वर की मात्रा हट जाएगी। मूल शब्द क्या है? नगर। अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? र।
र में से अ की मात्रा हट जाएगी। उसके बाद परिवर्तन क्या होगा कि मूल शब्द के अगर लगने वाला प्रत्यय संस्कृत वर्ण वर्तों का है, यानी अ, य, इक, औ इस प्रकार का प्रत्यय है, तो मूल शब्द के प्रथम वर्ण की स्वर की मात्रा में वृद्धि होगी। तो न के स्थान में क्या बन जाएगा? ना। अ का बड़ा रूप क्या होता है? आई होता है। अ के स्थान में क्या बन जाएगा? आ। ग अपने स्थान पर। अब ये र में वापस जुड़ क्या रहा है, तो शब्द क्या बना? नागर। किसको बोलते हैं नागर? नागर एक ब्राह्मणों में जात भी होती है, बताओ आपको तो है कोई ब्राह्मण देवता आप में से? किसको बोलते हैं नागर? जो नगर में रहता है, जो नगर में क्या करता है? रहता है। अब वापस देखो आप, ये यही नागर शब्द है और इसके अंदर बड़ी ही प्रत्यय लग रहा है, सेम तरीका लगने का। पहला काम तो क्या होगा? र कैसा हो जाएगा? आधा। फिर आगे क्या होगी? वृद्धि। आ से बड़ा क्या होता है? आ से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। अ से बड़ा आ होता है। आ के तीन मात्रा होती है, कभी कभी नहीं होती है, तो आ के स्थान पर आ ही रहेगा। तो शब्द क्या बना? नागरी। किसको बोलते हैं? नागरी। जो शहर में निवास करने वाले, नगर में निवास करने वाले लोग हैं, वो आपसी वार्तालाप में जिन सिंबल्स का, जिन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, वो क्या, उसको क्या कहा जाता है? नागरी। जब इस नागरी के अंदर कौन सी भाषा लिखी जाने लगी? संस्कृत, जिसको क्या बोलते हैं? देव भाषा। तो देव नागरी क्या बन गई? देवनागरी। ऐसे शब्द बनते हैं। कहां से स्टार्ट हुआ था और कहां पर आया पूरा वापस? तो ये सब निर्माण निर्माण का तरीका होता है। पूरी ग्रामर अपन ऐसे ही सीखेंगे इसको, पूरी बिल्कुल अलग तरीके से एकदम, जैसे हिंदी होती है, जैसे कोर हिंदी होती है। हिंदी बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, कोई टफ नहीं है, बस लोगों ने अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में इसको भारी बना दिया है। बहुत आसान सब्जेक्ट है, सबसे सरल, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत आसान रहेगा, देखना आप। फिर देखिए आप आगे, एक और संस्कृत में हिंदी आ रही है, हिंदी के बाद मराठी। मराठी कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र में। क्या महाराष्ट्र हिंदी भाषी क्षेत्र है? जस्ट पहले बात की हमने अभी, क्या महाराष्ट्र हिंदी भाषी क्षेत्र है? क्या नहीं है? तो इसके बारे में पूछते हैं कि ये किसकी है? ये अहिंदी भाषी क्षेत्र की भाषा है। जो किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। वही नेपाली कहाँ बोली जाती है? नेपाल में। नेपाल भारत में है? नहीं है ना। तो वह कौन सी विदेशी भाषा है? ये सामान्य जानकारी की बात कर रहे हैं हम, पहली क्लास है इसलिए। जो किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि के अंदर। अब इसके बाद में एक आती है फारसी लिपि। अब इसमें देखो आप, ये उर्दू है, अरबी है और फारसी भाषाएं हैं। फिर देखिए आप, एक पंजाबी भाषा है, इसकी लिपि का नाम क्या है? गुरुमुखी लिपि। और आरपीसी की फेवरेट गुजराती भाषा, इसकी लिपि का नाम भी क्या है? इसकी लिपि का नाम भी गुजराती है, गुजराती लिपि। फिर एक है देखो रोमन, इसके अंदर कौन कौन सी भाषा आती है? अंग्रेजी है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, स्वीडिश है, जो यूरोपीय परिवार की भाषाएं हैं वो सारी इसके अंदर आती है। ये बेसिक बात है भाषा और लिपि की। ये लिपि कौन कौन सी लिपि है, कौन कौन सी भाषाएं होती है। अब एक सवाल है आपसे, क्या हम एक लिपि में एक से अधिक भाषाएं लिख सकते हैं? सामने है, लिपि है, इतनी सारी भाषाएं लिखी हुई है, लिख सकते हैं बिल्कुल। क्या हम एक लिपि में एक से अधिक, एक भाषा को एक से अधिक लिपि में लिख सकते हैं क्या? हाँ या ना? नहीं। तो फिर बताओ मुझे, आप ये कैसे लिखते हो? आप ऐसे क्या कर रहे हो? लिखते हैं, हम सब लिखते हैं ऐसे, लिखते हो ना? तो लिख तो सकते हैं भाई, सारे अल्फाबेट्स क्या है? के वाई ए, रोमन क्या है सारे ही, तो लिख तो सकते हैं ना। फिर क्यों नहीं लिखते? हम तो चलो आलस से लिख देते हैं, हाँ यार कौन कौन लिखेगा, फटाफट टाइप कर दिया, लिख दिया। लेकिन ये सही थोड़ी होगा, मानक रूप तो ये नहीं है, मानक तो ऐसा ही होगा क्या, जो भी आगे आ रहा है। क्यों?
क्योंकि जिस प्रकार से देश की एकता और अखंडता में दूसरे तत्व काम आते हैं, वैसे ही भाषा का भी योगदान होता है। इसलिए हमेशा एक भाषा एक ही लिपि में लिखी जाती है और कोशिश की जाती है कि एक देश में एक ही भाषा रहे। तभी आप देखो अपने अपने देश के अंदर भी कब से, जब संविधान बना तब से ये स्थिति चल रही है कि कैसे भी करके एक भाषा को एक राष्ट्र तक किया जाए। अभी उसमें अड़चनें चल रही गई। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, बीच में एक अभी नॉर्थ ईस्ट के अंदर था एक, तो वहाँ पूरा इसका एक सर्वे हुआ था, तो वहाँ लोग आपस में हिंदी बोलते हैं क्योंकि एक ही रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा बोलियाँ हैं, तो उनको आपस में कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है। अब हिंदी भाषा से उनके क्या हुआ कि भाई देश है, एक राष्ट्र है, यहाँ रहना है, तो जब आप मतलब यहाँ रहने का मतलब ऐसा नहीं कोई धमकी वाली बात है। यहाँ रहने का मतलब है आपका काम किससे पड़ेगा, राजधानी पड़ेगा ना, तो आपको आना तो पड़ेगा दिल्ली की तरफ। आप दिल्ली आओगे, आप उत्तर भारत में आओगे, कहीं जाओगे, तो एक हिंदी ऐसा माध्यम है जिससे किसी से भी आप वार्तालाप कर सकते हो। तो हिंदी भाषा के दौरान वहाँ के लोगों के बीच में आपसी वार्तालाप में दिक्कतें खत्म होगी पूरी। ये बीच में अभी एक आया था, आप देखना है, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कहीं इसके बारे में, अच्छी बात लगी बहुत ही। तो ये जैसे देखो, आप इंग्लिश का एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे एक मैंने लिखा है, ये देखो, एक वी सिन सी, वहीं इंग्लिश में लिखा मैंने हाउ आर यू। ये क्या है, अल्फ़ाबेट्स किसके हैं, WIESIND SIEHOW, सारे किसके, रोमन के हैं। इसका मतलब क्या है, कैसा पता ही नहीं। इसका मतलब क्या है, आप कैसे हो, इसका मतलब आप कैसे हो। ये जर्मन का है, ये इंग्लिश का है। तो एक लिपि में तो एक से अधिक भाषा लिखी जा सकती है, लेकिन एक भाषा हमेशा एक ही लिपि में लिखी जाएगी ताकि भाषा की एक रूपता बनी रहे। ये भाषा और बोले की बात होती है, यहाँ पर लिपि की बात हुई। अब देखिए आगे आप थोड़ा सा बात कर रहे हैं जो अपने सिलेबस है, क्या है अपने व्याकरण, वी प्लस आकरण, वे प्लस आकरण, व्याकरण। किसको बोलते हैं व्याकरण, क्या परिभाषा होगी व्याकरण की, बताइए आप फिर। कुछ तो परिभाषा होगी ना व्याकरण की, पढ़ा होगा आपने, या इतना व्याकरण लंबा चौड़ा व्याकरण तो पढ़ते हम, ठीक है, लेकिन परिभाषा को चूक जाते बीच में से, पता नहीं क्या ही परिभाषा होगी इसकी। परिभाषा कौन पूछता है, पता होना चाहिए, नहीं क्यों पढ़ते हैं इसको, ताकि भाषा की शुद्धता बनी रहे। भाषा क्या बनी रहे, शुद्धता। मतलब व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिससे किसी भाषा का शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना एवं शुद्ध बोलना जाना जाता है, वो क्या होता है, व्याकरण होता है। देखिए लिखते परिभाषा इसकी, व्याकरण वह शास्त्र है जिससे किसी भाषा का शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना एवं शुद्ध बोलना जाना जाता है। ये देखो बीच में क्या लिखा है यहाँ, एवं, तीनों बातें होगी, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना। जो कि आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है नहीं, अगर ऑब्जेक्टिव होता तब यहाँ थोड़ा अपन बात करते इसके बारे में। और भी आपको इतना ध्यान रखना है, व्याकरण वह शास्त्र है जिससे किसी भाषा का शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना या शुद्ध बोलना जाना जाता है। अब देखिए बात करते हैं व्याकरण के अंग कितने होते हैं, 3। पहला होगा वो है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि क्या कारण है, कैसा, मैंने तो बहुत पढ़ा है, 2-3 मेंस दिया पिछले वाले, और भी एग्जाम दे रहे हैं। हिंदी तो घोट रखी है, बहुत ज़्यादा पढ़ी है, उन सर की किताब भी पढ़ ली, वो भी पढ़ ली, फिर भी पता नहीं कहाँ से गलती हो जाती है। खूब संधि के 1000 एग्जाम्पल पढ़ लिए, लेकिन कुछ शासन तो हम कु प्लस शासन ही करके आगे। क्यों, ये बेसिक गलती होती है। अगर आपको बेसिक्स नहीं आते ना, मतलब अगर हमें गणित में इनके बारे में जानकारी नहीं है और बात करें साहब ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, क्या कर पाओगे आप, ये
हो सकता है क्या कि हमें जोड़ भाग गुणा भाग नहीं आए और बात करें साहब ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा, नहीं होगा ना। तो सेम इसके अंदर भी कि जब हमें वर्ण के बारे में जानकारी नहीं है तो हम सीधे संधि कैसे पढ़ लेंगे। पहला टॉपिक है अपना कौन सा, संधि। लेकिन संधि दिक्कत क्या आती है जब सीधे संधि पढ़ते हैं। पहले किसकी बात की जाएगी, वर्ण की बात। हाँ, पूरा वर्ण विचार हम नहीं पढ़ेंगे भाई, जब पूरा आपके सिलेबस में नहीं है। स्वर के खूब सारे प्रकार होते हैं, व्यंजन के भी कई प्रकार होते हैं, उसके अलावा और भी कई प्रकार की ध्वनि आती है, अलग अलग प्रकार होते हैं, वो आपके काम के नहीं, वो हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन बेसिक्स जो है वर्ण विचार के बेसिक्स, कि कितने वर्ण होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। उनकी जानकारी होगी। अगर आपने वर्ण को ढंग से पढ़ा है तो आपके लिए शब्द पढ़ना बहुत आसान रहेगा, और वर्ण और शब्द पढ़े तो वाक्य पढ़ना बहुत ही आसान रहेगा। उससे न तो आपके शब्द की अशुद्धि होती है, न ही वाक्य की अशुद्धि होती है। शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि कोई हिंदी व्याकरण के टॉपिक नहीं होते हैं, ये पूरी व्याकरण की वजह से होते हैं। इसलिए हमें इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी बहुत जरूरी है। तो देखिए आप, अब हम बात कर रहे हैं सीधे आगे किसकी, वर्ण विचार की। अब देखो वर्ण विचार में क्या करते हैं, वर्ण विचार के अंदर वर्ण, वर्णमाला और वर्णों के वर्गीकरण का विचार किया जाता है। तो हम पूरा ज़्यादा विचार ना करके जो काम काम का विचार है वही विचार करेंगे। तो सबसे पहली है अपनी वर्णमाला। वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं हिंदी में, चलिए बताइए सब कितने होते हैं, पढ़े होंगे आप लोगों ने। जैसे अंग्रेजी में ए से जेड तक होता है 26, वैसे हिंदी में भी कुछ होते होंगे, कितने क्या होते हैं बताओ। चलो बता ही देता हूँ आपको, मैं ही बता देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। हिंदी के अंदर होते हैं सब 52 वर्ण, और अभी एक नया ऐड हो गया, तो बराबर कितने हो गए, 53 वर्ण। अभी ये भी ऐड रिसेंटली ऐड हुआ है कुछ दिन पहले ही, इसलिए मैं 52 + 1 लिख रहा हूँ, 53 वर्ण। ठीक है, आप लोगों ने पढ़े थे ही सारे ही, स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हो। तो पहले आप लिखो, 2 मिनट लगेंगे फटाफट, फिर बात करते हैं इनकी। सब लोग लिखिए इसको फटाफट, कौन कौन से वर्ण होते हैं। पढ़ तो आपने रखे ही हैं, 2 मिनट देते हैं आपको। हाँ भाई लिख ली सबने, कितने हुए, किसी के 33 होंगे, किसी के 48 होंगे, 50 हो गए होंगे, 54 तो नहीं हुए किसी के भाई। तो फिर ठीक है, यहाँ तक तो अपन देख लेंगे इनको। तो सबसे पहले अपने कौन से आ रहे हैं, स्वर, जो कितने हैं 11। कौन कौन से, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। 11 क्या होता है, स्वर। अंग और अस्वर नहीं होता, ध्यान रखना आप, कुछ ने इसमें अंग और अ लिख दिए होंगे। ये 11 क्या होता है, ये स्वर होते हैं। इनकी आपको सीक्वेंस ध्यान रखनी, अ से औ तक की, ये आगे पीछे नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब हम स्वर संधि पढ़ेंगे तो यही पूरी सीक्वेंस काम आएगी। वहाँ मैं आपको इनसे नियम बनाना सिखाऊंगा, आपको रटना कुछ भी नहीं है उसके अंदर, एक भी नियम रटने की जरूरत नहीं है, आपको नियम बनना सिखाया जाएगा, नियम बनता कैसे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ध्यान रखना। कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। अब स्वर के बाद में आते हैं व्यंजन, ये कितने होते हैं, 33। कौन कौन से, क, ख, ग, घ और क्या, अड़। ध्यान रखना, अड़ नहीं होता है, इसको अंग बोलते हैं, नासिक की अन की ध्वनि आती है। इसके बाद में च, छ, ज, झ और य। इसके बाद में ट, ठ, ड, ढ और अण।
इसके बाद त थ द ध न, फिर प फ ब भ और म, उसके बाद य र ल व, और स स स और ह। तो ये कितने हो गए? 25 और 8 33। तो 11 और 33 कितने होते हैं? 44। ये होते हैं मूल वर्ण। कितने होते हैं? 44। अब इसके आगे स्वर व्यंजन हो गए, फिर आते हैं अयोगवाह। फिर क्या आते हैं? अयोगवाह। ये कितने होते हैं? ये होते हैं 2, अंग और अह, जिनको आप कहाँ पढ़ते हो? लिखा स्वर के साथ जाता है, लेकिन वो स्वर होते नहीं है, वो क्या होते हैं? अयोगवाह। अब अयोगवाह क्यों होते हैं? इस शब्द के अंदर इसका अर्थ है अयोगवाह। अ का मतलब नहीं, अ हमेशा नहीं के अर्थ में आता है। योग का मतलब जुड़ना, और वाह का मतलब प्रवाहित होना, जो कहीं भी जुड़े बिना साथ चलते रहे। तो अगर ये जुड़ते तो कहाँ जुड़ते? या स्वर में या व्यंजन में। इसलिए एक प्रश्न होता है कि हिंदी के कौन से वर्ण है जो न तो स्वर है और न ही क्या है? व्यंजन। कौन से होते हैं? अंग और अह। इन दो के बाद आते हैं उत्सिप्त, जो कितने होते हैं? 2। इसमें कौन से आते हैं? हड़ और ढ। उसके बाद आते हैं संयुक्ताक्षर, जो कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अब ये संयुक्त अक्षर है तो इसमें क्या होंगे? 2 व्यंजन हो गए, और अक्षर है तो आगे एक स्वर भी होगा। अब ये क्ष कैसे बना है? क और स से। आधा कौन सा होगा? क। त्र कैसे बनता है? त प्लस र। ज्ञ कैसे बनता है? ज प्लस य। देखो आप जो अपने को संस्कृत के विद्वान होते हैं, वो विज्ञान को क्या बोलते हैं? विज्ञान, वैज्ञानिक। ज और य का उच्चारण करते हैं। और ये श्र में क्या है? ये वाला स है और र है, ध्यान रखना आप। तो कितने हो गए टोटल? 44 और 2 46 और 2 48 और 4 52। प्लस जो अभी नया जुड़ा है वो है विशिष्ट व्यंजन। उसको क्या बोलते हैं? विशिष्ट व्यंजन। जो क्या है? एक है, वो है हड़। ऐसा लिखते हैं राजस्थानी में। ये राजस्थानी और भोजपुरी में इसका प्रयोग ज्यादा होता है, हड़ का। ये वाला नया जुड़ा अभी। तो ये टोटल क्या होते हैं? 52 + 1 53 वर्ण होते हैं। अब जो अपनी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम बात करेंगे स्वर के थोड़े से प्रकार। 2 प्रकार स्वर के पढ़ेंगे, फिर सीधी संधि स्टार्ट करेंगे। तो आप जब नेक्स्ट क्लास में कल हो तो आपको सारे याद होने चाहिए। बाकी बात इसके बाद में करेंगे।